स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग गुडविल के बारे में चर्चा कर रहे थे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम लोग गुडविल किसे कहते हैं वो जाने, गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करते हैं उसके बारे में जाने, और गुडविल वैल्यूएशन करने का कुछ मेथड के बारे में जाने। वो मेथड क्या था, थोड़ा एक बार फिर से हम लिख देते। मेथड क्या क्या था? मेथड ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ गुडविल, क्या क्या मेथड था? नंबर 1 मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2 था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर ये एवरेज प्रॉफिट का एक पार्ट है, तब भी हम इसको अलग से लिखें। नंबर 3 था सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर 4 था कैपिटलाइज्ड मेथड। नंबर 5 था कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। सर ये भी ये कैपिटलाइज्ड मेथड का दो पार्ट है। और नंबर 6 एन्युटी मेथड। ओके, ये 6 मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज्ड मेथड, कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड एन्युटी मेथड। एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आप एक में सोच सकते हैं, और कैपिटलाइज्ड मेथड और कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट को भी एक साथ सोच सकते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ गुडविल, ये आप लोग को बताए थे। तो टुडे डिस्कशन का विषय है यह वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लास्ट लेक्चर। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल में जा सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये मेथड ऑफ गुडविल का किस मेथड से किस तरह से गुडविल कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल बाय वे ऑफ डिफरेंट मेथड, हाउ टू कैलकुलेट अ गुडविल बाय वे ऑफ डिफरेंट मेथड। तो फर्स्ट चर्चा का विषय है एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरह से, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाउ टू calculate goodwill under average profit method। ओके, इसका फॉर्मूला अगर आप लोग बोलते, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into number of years, तो इसको क्या फॉर्मूला बोलोगे सर? ऐसे फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट के साथ आपका क्वेश्चन में बताएगा कि जितना एवरेज प्रॉफिट है उसके साथ इतना नंबर ऑफ ईयर मल्टीपल कर दो, गुडविल आ जाएगा। तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो चीज आज आप लोग को समझाना चाहते हैं वो है एवरेज प्रॉफिट। यस सर, एवरेज प्रॉफिट। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सर किस तरह से एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, इसको बढ़िया से समझे हम लोग। क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट जो आप लोग मेथड ऑफ गुडविल देखें, जैसे देखें एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर आप लोग देखें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये तीन को अगर देखें, हर में ये एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन का काम आएगा सर, हर में। सो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट।
सर ये ये आपको क्यों बता रहे हैं? ये तो इजी है सर। एवरेज प्रॉफिट मतलब जिस साल का आपका प्रीसीडिंग ईयर्स का, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट दिया रहेगा, 2 साल का दिया रहा बा, 3 साल का बा, 4 साल का, सबको जोड़ेंगे, जितना ईयर्स है उससे डिवाइड कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसको आप उतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं? नहीं सर, उतना अगर इजी होता तो ये आप लोग के लिए उतना ये नहीं होता। सर एवरेज प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आप लोगों को कुछ समझना होगा। देखो, एक्चुअली फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? हो सकता है ए नंबर देके फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। So average profit means future maintainable profit. Okay. Number B. Average profit means adjusted profit. Number C. Average profit means future maintainable profit, or average profit means adjusted profit. Number C. Average profit means operating profit for future tendency. Okay sir. So एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, बाय एडजस्टेड प्रॉफिट, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर फ्यूचर टेंडेंसी। इसका मतलब हम लोग अगर इजी तरीके से ये सोचते कि एवरेज प्रॉफिट मतलब सम ऑफ ईयर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर्स प्रॉफिट accumulated and divide by number of year to find out the average profit. No. For calculation of goodwill, average profit means for calculation of goodwill, mind it. तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए एवरेज प्रॉफिट में ये 3 चीज को कंसीडर किया जाएगा। अब आप लोग को बताना चाहते ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर फ्यूचर टेंडेंसी, तीनों का मतलब एक ही है, नाम अलग अलग हम बोले। ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट सुनने में बढ़िया लगता है, एडजस्टेड प्रॉफिट आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा फॉलो होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर फ्यूचर टेंडेंसी ये भी एक तरह का वही नाम का एक है। अब आप लोग को जानना है कि हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, नहीं हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्यों ना? फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मीन्स दोस 3। तो आपको जानना है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, बाय एडजस्टेड प्रॉफिट, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी एवरेज प्रॉफिट जान के आपको कोई लाभ नहीं है। क्यों? गुडविल कैलकुलेशन के लिए एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये सब होता है। स्टेप को समझेंगे सर, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आप सोचते जी सर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो हम तो बोल रहे हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मीन्स दिस, कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, हर चीज को हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखो जो फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मीन्स दिस, और अगर आपका जनरल सेंस कहता है व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज प्रॉफिट, तो आप जो जानते हैं वही है, यानी सम ईयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट को लेके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, लेकिन फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल दिस। ओके, चलिए अब चलते जो फ्यूचर मेंटेनेबल, ये सब का मतलब क्या है, ठीक है ना सर। चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। So what do you
व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सब तीन को और नहीं लिखे, तीनों का मतलब तो एक ही होता है, ये हम लोग जानेंगे। ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या है? देखो, मानिए आपका क्वेश्चन में 2015, 2016 और 2017 का हिसाब प्रॉफिट दिया हुआ, प्रॉफिट गिवन आपका ये 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। इट इज योर नेट प्रॉफिट गिवन, इट इज योर नेट प्रॉफिट गिवन। इसका मतलब आप पिछला 3 साल में इस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाए थे, ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाए थे, उसमें इस तरह का नेट प्रॉफिट को शो किए हैं। नेट प्रॉफिट आपका दिया हुआ है। सो ये सब नेट प्रॉफिट को जोड़ के 3 से डिवाइड करने से एवरेज प्रॉफिट आता है, ये हम लोग जानते हैं। बट वी गो टू द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो ये सब जो नेट प्रॉफिट है, ये सब क्या एकदम गलत है? नहीं, गलत तो नहीं है। ये तो आपका बिजनेस का नेट प्रॉफिट है। ये आपका बिजनेस का नेट प्रॉफिट है प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का। प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का ये आपका बिजनेस का नेट प्रॉफिट है। लेकिन हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो, फॉर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में हम लोग क्या कॉन्सिडर करते हैं? फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट we considered those item we does not consider it those item। दो चीज एक साथ दिखा रहे हैं आप लोग को। ये सब कॉन्सिडर करते हैं, ये कॉन्सिडर नहीं करते हैं। कब? ना कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में। क्या कॉन्सिडर करते हैं? नंबर 1, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में हम लोग कौन से आइटम लिखे हैं? सर, आइटम का मतलब भी बताएंगे हम। कॉन्सिडरेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को, नॉर्मल प्रॉफिट कॉन्सिडर करते हैं। प्रॉफिट और लॉस कॉन्सिडर करते हैं रिकरिंग नेचर प्रॉफिट और लॉस को। कॉन्सिडरेट करते हैं ऑपरेटिंग आइटम को। कॉन्सिडरेट करते हैं फ्यूचर टेंडेंसी आइटम को। नहीं करते हैं 1 नंबर एबनॉर्मल प्रॉफिट अथवा लॉस को। नहीं करते हैं नॉन रिकरिंग प्रॉफिट अथवा लॉस को। नहीं करते हैं नॉन ट्रेडिंग आइटम को। नहीं करते हैं आइटम नो लॉन्गर रिकॉर्ड इन फ्यूचर।
आइटम नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर। ठीक है सर, चलिए बताते हैं आप। तो जब आप लोग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालोगे तो आप क्या क्या कंसीडर करोगे? नॉर्मल प्रॉफिट व लॉस को कंसीडर करोगे, रिकरिंग नेचर प्रॉफिट व लॉस को कंसीडर करोगे, ऑपरेटिंग आइटम को करोगे, फ्यूचर टेंडेंसी आइटम को करोगे। नहीं करोगे किसको? अब नॉर्मल प्रॉफिट व लॉस को, नॉन रिकरिंग प्रॉफिट व लॉस को, नॉन ट्रेडिंग आइटम को, और आइटम नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर, इसको। ठीक है। अगर आप लोग और भी एक चीज लिखोगे तो गलत नहीं होगा। नंबर 5 में रेवेन्यू नेचर को कंसीडर करेंगे और नहीं करेंगे कैपिटल नेचर को। ठीक है, चलिए थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन में चलते। सो व्हेन वी कैलकुलेट गुडविल under average profit method, then average profit means future maintainable profit or adjusted profit or operating tendency profit. So first we determine the future maintainable profit. So how to determine future maintainable profit? We remember that future maintainable profit considered those items, not considered those items. So suppose 3 years का प्रॉफिट दिया है 15, 16 एंड 17। ये जो प्रॉफिट दिया हम पहले भी बोले आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये नेट प्रॉफिट जो आप निकाले हैं अपना बिजनेस का पॉलिसी हिसाब से, वो कोई गलत नहीं है। शायद आपका बिजनेस में जो पॉलिसी अडॉप्टेड है उसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों कंसीडर्ड हो सकता है, उसमें रिकरिंग नॉन रिकरिंग दोनों कंसीडर हो सकता है, उसमें ऑपरेटिंग नॉन ट्रेडिंग दोनों हो सकता है, उसमें फ्यूचर टेंडेंसी फ्यूचर टेंडेंसी नहीं होगा ऐसे भी हो सकता है, जिसमें रेवेन्यू व कैपिटल नेचर भी हो सकता है। बट कैपिटल नेचर इज नॉट कंसीडर्ड इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, इज आवर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बट सम अकाउंटेंट लॉजिकली से दैट it is not the capital nature, I would be treated as revenue nature. For that ground he just include the profit, he just include the capital nature item in your profit or loss account. फिर से बता हिंदी में इसको क्या बोले। एक्चुअल में कैपिटल नेचर आइटम तो ट्रेडिंग पीएल में नहीं आता, लेकिन कुछ अकाउंटेंट अगर इस तरह कुछ लॉजिक दिखा के हम लोग को बताता जो नहीं आप सोच रही है कैपिटल है, हमको लिए नहीं है, हम इसको रेवेन्यू जैसे ट्रीट किए, फिर इस तरह से हम कॉन्सेप्ट किए। देखो बिजनेस का जो प्रॉफिट लॉस का निकालने का जो तरीका है ये आपके ऊपर तो डिपेंड करेगा, क्यों आप बिजनेस तो आपका है। आप लोग जब बड़े होंगे तो एक चैप्टर पढ़ोगे, ये तो कंट्रोवर्सी है। देखो एक तो छोटा बात बोलते हैं, ट्रेडिंग बनाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट कॉन्सेप्ट दोज आइटम व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, व्हिच वाज डायरेक्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ट्रेडिंग अकाउंट आइटम दैट्स मीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस आइटम दैट्स मीन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यू थिंक दैट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते थे, याद है आप लोग को 11 में प्रॉफिट लॉस का डेबिट में लिखते थे। बट देखो मशीन से ही तो सामान बन रहा है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट हो रहा है सामान बन रहा है इट इज डायरेक्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो डेप्रिसिएशन तो ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए, डेप्रिसिएशन तो ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए। हम लोग उसको प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं, आंसर भी मैच करता है। तो हम लोग को जब बुद्धि का विकास होगा, हम लोग और जब बड़े होंगे सीखेंगे
तब हम लोग देखेंगे ये सब प्रॉब्लम को, ये जो अब तो बोल सकते हैं नहीं हम तो डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे। जब आप प्रैक्टिकल में अपना कारोबार करोगे तो आप बोलोगे हम डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे, कोई बोलेगा हम सैलरी को ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे। तो इस तरह से कंट्रोवर्सी आ सकता, तो उसलिए हम लोग को कुछ बोर्ड निकाला गया, जैसे गैप, GAAP, गैप, इसका फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। आप लोग पढ़ोगे आगे जाके अकाउंटिंग थ्योरी में, ऑनर्स में पढ़ोगे सर। इसीलिए तो आप लोग को बोलते हैं कि मेरा बात को थोड़ा सुनिए। जैसे हम आई डोंट कंपैरिजन टू एनी अदर टीचर, करना भी नहीं चाहते, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा शेर भी नहीं सोचते। लेकिन एक बात सोचो, देखो आप लोग जहाँ स्कूल व इधर उधर पढ़ते हैं तो वहाँ का टीचर तो आपको खाली 11-12 का बारे में कॉन्सेप्ट देता है, लेकिन 11-12 का बाद भी तो कुछ है। तो वो बाद में क्या है उसके बारे में तो मेरा पास थोड़ा बहुत नॉलेज है। क्यों, इतना स्टूडेंट पढ़ता है, ग्रेजुएशन CA में कितना पढ़ता है, तो थोड़ा बहुत मेरा पास तो नॉलेज है सर। तो इसीलिए पहले से आप लोग को एक तो टेलर दिखा देता हूँ। जैसे अभी इसको बोले गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है, ये सब जो कंट्रोवर्सी है, जो डेप्रिसिएशन वेजेस आप यहाँ लोगे वहाँ लोगे, तो सबका तो प्रॉफिट अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए ये गैप, ये संस्था है, ये बोर्ड है, ये बोला है ये चीज़ आपको मानना ही पड़ेगा। यानी ये अगर आप लोग में डिस्प्यूट होता है, अकाउंटेंसी देखो ये तो और इस तरह नहीं है जो साइंटिफिकली टोटली प्योर साइंस जैसे नहीं है। A+B² का फॉर्मूला स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर ही होगा, जैसे हम लोग साइंस में पढ़े हैं। लेकिन कॉमर्स में जो रिलेटेड चीज़ है उसको तो आप आगे जाके और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे A+B² का फॉर्मूला को आप कुछ नहीं कर सकते सर, लेकिन कॉमर्स में आप कर सकते हैं। तो गैप आपको बोल रहा है, देखिए आप लोग झगड़ा झाटी मत कीजिए, डेप्रिसिएशन को PL में लीजिए। तो इसके बात अनुसार हम लोग PL में लेते हैं। ये गैप बोला है बोल के, गैप बोला है बोल के, जैसे स्कूल का हेडमास्टर का बात हम लोग सुनते हैं, उसी तरह इस गैप का बात सुने बोल के ये चीज़ हुआ। आगे जाके इस तरह और भी रोमांच का आप लोग को कहानी बताएंगे। तो ठीक है सर, तो ये सब जो आप प्रॉफिट निकाले हैं, आप ये बताएं, इसलिए आप अपना हिसाब से ठीक ही निकाले हैं। यानी ये सब प्रॉफिट में ये सब भी कंसीडर हो सकता है, ये सब भी कंसीडर हो सकता है, लेकिन जब आप फ्यूचर मेंटल प्रॉफिट में जाओगे तो यही सबको कंसीडर करोगे। जस्ट एक तो एग्जाम्पल देते, आपका जो बिजनेस है उसमें नॉर्मल जो एक्टिविटी है वही चीज ही कंसीडर होगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। नॉर्मल एक्टिविटी, एबनॉर्मल किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी अगर इसमें आपका इंक्लूड है तो उसको आपको फिल्टर करना पड़ेगा, मतलब छानना होगा। छानना होगा मतलब इससे हटाना भी पड़ सकता, ऐड करना भी पड़ सकता। ऐसे मत सोचो जे इसे हटा ही देंगे हमेशा। जैसे मानिए आपका किसी ईयर में आग लगा था, चल रहा था 2016 में आग लगा था। इस आग लगने के कारण आपका कारोबार में लॉस हुआ था 10,000, तो जरूर आपका बिजनेस का पॉलिसी हिसाब से तो आप इस 10,000 को लॉस दिखाओगे, यानी 2016 का प्रॉफिट को आप घटा दोगे। लेकिन फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये आप वो लोग बोल रहा है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जब कर रहे हैं तो आपका दिमाग पर आग तो हमेशा नहीं लगेगा। इस ईयर में लगा था बोल के 10,000 घट गया था, तो इस 10,000 जो घटा दिए थे प्रॉफिट को उसको बढ़ा देते, ऐड कर देते। तो इसीलिए एबनॉर्मल लॉस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। कॉन्सेप्ट किया गया था बोल के घटा दिए थे, कॉन्सेप्ट नहीं किया जाएगा इसलिए इसको ऐड कर दिए, मतलब नॉर्मल में आया, मतलब अब नॉर्मल में आए। यहाँ से यहाँ को समझाया हमने, है ना। अब सर थोड़ा प्रॉफिट देखो, अब लॉटरी जीते 2015 में लॉटरी जीते थे 50,000, तो आप सोचे दूर ये 50,000 हम अपना बिजनेस का प्रॉफिट मानते हैं। देखो हम तो अभी आप लोग को बोले डिपेंड करता है आपका बिजनेस पॉलिसी के ऊपर। तो आप सोचिए बिजनेस के पैसे से लॉटरी काटे हैं। अब आपका इस तरह टेंडेंसी है जब आप बिजनेस का पैसा से लॉटरी काटते हैं बीच बीच में,
तो अगर बिजनेस का पैसा से काटते हैं तो यही सोच के साथ काटते हैं, अगर कभी भी लॉटरी लगता है तो इसको आप बिजनेस प्रॉफिट ही मानेंगे। इस तरह से आपको सोच विचार करके अपना बिजनेस को करते हैं। याद रखिए, जितना आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे उतना अकाउंटेंसी सीखने का मज़ा पाओगे, और जितना आप लोग आंसर का पीछे भागोगे तो वो देखो, हम हर स्टूडेंट को बोलते हैं आंसर कैलकुलेटर में टिप टैप करने से आएगा ही, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं आएगा सर। तो आपका बिजनेस का पॉलिसी आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई दूसरा कोई दखल अंदाज नहीं कर सकता सिवाय गैप को। तो आप इस तरह सोचे थे, तो इस तरह प्रॉफिट को 2015 में लॉटरी जीते थे, 10,000 प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है। लेकिन फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में ये 10,000 प्रॉफिट नॉर्मल नहीं है कि वो हमेशा लॉटरी नहीं जीतोगे, इसलिए इसको हटा देना हो। तो ऐड भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। अगर लॉस है तो ऐड करो, अब नॉर्मल लॉस है तो ऐड करो, अब नॉर्मल प्रॉफिट है तो लेस करो। तो ये हम अभी आप लोग को समझाए जो नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कंसीडर किया जाता है, अब नॉर्मल को क्यों नहीं। ठीक है, आते रिकरिंग नेचर प्रॉफिट पर लॉस को कंसीडर किया जाएगा, इसका ठीक ऑपोजिट नॉन रिकरिंग नेचर प्रॉफिट पर लॉस को कंसीडर किया नहीं जाएगा। सर रिकरिंग नॉन रिकरिंग क्या है? देखो, आपका जो बिजनेस एक्टिविटी है, आप जो चीज़ लेके कारोबार करते हैं वो तो आज कहेंगे कल बंद हो जाएगा, ऐसे तो नहीं है। ये तो आपका गोइंग कॉन्सर्न है, कंटिन्यू प्रोसेस है, होते ही जाएगा। तो इस तरह एक्टिविटी को रिकरिंग नेचर कहते हैं। एज ए एग्जाम्पल, आपका ग्रोसरी बिजनेस है तो ग्रोसरी बिजनेस में हमेशा परचेस हमेशा सेल होगा, इट इज रिकरिंग नेचर ट्रांजेक्शन। परचेस एंड सेल, गुड्स परचेस गुड्स सेल इज द रिकरिंग नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। वेजेस, आपका ग्रोसरी बिजनेस में स्टाफ है, उसको आप सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे, एक रिकरिंग नेचर ट्रांजेक्शन। ग्रोसरी बिजनेस आपका एक रेंटेड हाउस में है, रेंट दे रहे, रिकरिंग नेचर ट्रांजेक्शन। लेकिन ऐसे किसी ट्रांजैक्शन अगर उसमें इंक्लूड हो जाता, रिकरिंग नेचर ट्रांजैक्शन मीन्स रिसीव और पेमेंट, रिकरिंग नेचर रिसीव और पेमेंट अगर इसमें इंक्लूड हो जाता है तो उसको आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी नॉन रिकरिंग नेचर अगर आपका कोई का ट्रांजैक्शन अगर उसमें इंक्लूड हो जाता है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। कैसे सर नॉन रिकरिंग? एक एग्जाम्पल दीजिए। जैसे सपोज मान लो आपका रिकरिंग नेचर ट्रांजैक्शन का तो हम एग्जाम्पल दिया, आप लोग भी महसूस कर सकते हैं, है ना। अब नॉन रिकरिंग नेचर क्या है? नॉन रिकरिंग नेचर ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन होता है जो हमको कभी कभार लगता है। जैसे मानो कॉम्पेंसेशन पेड किए। सर ये क्या है? आपका कारोबार में, आपका बिजनेस में एक तो स्टाफ काम करता था, उसका अचानक पैर में चोट आ गया, एक्सीडेंट हो गया, उसको आप 10,000 रुपया कंपेंसेशन दिए। तो इसको आप खर्चा माने, और आप मानो 2017 में हुआ था, 2017 में अपना प्रॉफिट लॉस से ये खर्चा को घटा दिए। सो इट इज ए नॉन रिकरिंग नेचर आइटम, बिकॉज हमेशा तो कंपेंसेशन देना नहीं पड़ेगा सर, इसलिए इसको ऐड बैक कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह नॉन रिकरिंग इनकम भी हो सकता है। नॉन रिकरिंग इनकम में जैसे सपोज मान लो कैजुअल इनकम बा आप लोग सोच सकते हैं किसी तरह का झटका कमा लिए। जैसे मानिए सपोज आपका पास स्टॉक था, आलू का स्टॉक था, अचानक आलू का दाम बढ़ गया। आप लोग जानते हैं कुछ जस्ट 5-6 महीना पहले प्याज का दाम 200 रुपये किलो हो गया था, ऑनियन का दाम। आपके पास गोदाम में बहुत सारा प्याज था, अभी तो प्याज का दाम 15 रुपये किलो है। 6-7 महीना पहले 200 रुपये किलो था सर। हम खरीदते थे 250 करके, मतलब 50 रुपया में। जहाँ 1 किलो आज प्याज खरीदे, आज सुबह 1 किलो प्याज खरीदे 15 रुपया देके, उस समय 50 रुपीज़ देके 250 प्याज खरीदते थे। तो आपके पास प्याज था गोदाम में, आप कुछ प्याज को सेल करके एक तो मोटा पैसा कमाएं। इस तरह के हमेशा प्याज का दाम बढ़ जाएगा, आप प्रॉफिट कमा पाओगे। तो इसको बोलते कैजुअल इनकम बा नॉन रिकरिंग प्रॉफिट, नॉन रिकरिंग इनकम। अगर इस तरह कुछ इंक्लूड रहेगा तो उसको भी आपको हटाना पड़ेगा। तो रिकरिंग नेचर और नॉन रिकरिंग नेचर आप लोग शायद क्लियर कर लिए।
ऑपरेटिंग आइटम, ऑपरेटिंग आइटम और नॉन ट्रेडिंग आइटम। तो चलिए समझते। ऑपरेटिंग आइटम मतलब आपका जो कारोबार है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलो अब आते हैं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग आइटम। ऑपरेटिंग आइटम सर, ऑपरेटिंग आइटम क्या है? सर देखो, आप जो चीज लेके कारोबार कर रहे हैं, मतलब जो चीज आपका ऑपरेशन में, ऑपरेशन मतलब छुरी कांची वाला ऑपरेशन नहीं है। आपका कपड़ा का बिजनेस है तो कपड़ा आपका ऑपरेटिंग आइटम है। आलू का बिजनेस है तो आलू आपका ऑपरेटिंग आइटम है। तो इस तरह जो ऑपरेटिंग के कारण जो आपका इनकम व लॉस हो रहा है, उसी को कंसीडर करोगे। नहीं समझे सर ठीक से? बोल तो दिया। देखो, तब आपको समझाना पड़ेगा कि नॉन ट्रेडिंग आइटम क्या है। ऑपरेटिंग का ठीक ऑपोजिट होता है नॉन ट्रेडिंग। बस इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग, उसको बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग। सर बिजनेस में जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को हमेशा पार्टनर लोग अपना पॉकेट में नहीं रख लेता, व ऑनर अपना पॉकेट में नहीं रखता, कुछ पैसा छोड़ देता बिजनेस में रिजर्व के लिए। तो ये रिजर्व बिल्ड होता है 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, यानी ये बिजनेस में है आपका, ये रिजर्व है, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट है ना। रिजर्व one of the part of your profit, because reserve built from profit or loss account। तो ये रिजर्व है, मतलब अगर मानो आपके पास 5 लाख का रिजर्व है, बैलेंस शीट में 5 लाख का रिजर्व है, इसका मतलब आपके पास 5 लाख रुपया भी है। तो बैलेंस शीट का जो एसेट्स है वहाँ भी 5 लाख होना चाहिए सर। तो आप बैलेंस शीट को चेक किए, 5 लाख नहीं है सर, 10,000 है, सॉरी 50,000 है मानो, तो सर 4.5 लाख क्या हुआ? तो आप देखो, रिजर्व का जो प्रॉफिट से जो पैसा आप बचा बचा के रिजर्व बनाए थे 5 लाख का, उसको गल्ला में, मतलब कैश बक्सा में, व अलमारी में, व तिजोरी में, व बैंक में रख के क्या फायदा सर? बेहतर है उससे आप कुछ इन्वेस्टमेंट बना दो, फिक्स डिपॉजिट कर दो, शेयर डिवेंचर खरीद लो, इट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। फायदा होगा उससे, आपको और ब्याज मिलेगा। तो बैलेंस शीट का एसेट में जो इन्वेस्टमेंट देखते हैं, इन जनरली ये इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेडिंग एसेट्स होता है। इन जनरली ये इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेडिंग एसेट्स होता है, नॉन ट्रेडिंग एसेट्स होता है सर। बैलेंस शीट का एसेट साइड में वगैरह वगैरह एसेट रहता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कैश, डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, साथ में इन्वेस्टमेंट भी रहता है। ट्रेडिंग एसेट्स बोल सकते नहीं, बोलना चाहिए। यानी इन्वेस्टमेंट जो बिल्ड होता है वो बिजनेस के पर्पस पे नहीं, वो तुम्हारा निजी पर्पस के लिए। तिजोरी में पैसा रखने से बेहतर आप कहीं पैसा को फिक्स्ड कर दिए, तो उससे जो इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट को आप लोग जो क्लास 11 में थे कहाँ लिखते थे? प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट में लिखते थे, आराम से प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट जोड़ते थे और निकाल लेते थे नेट प्रॉफिट, मजे पाते थे, मंसन मिल जाते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब तो हम लोग 12 में बड़े हुए, सीखेंगे सर। तो वो क्या गलत करते थे? नहीं सर, कोई गलत नहीं करते थे, वो भी आपका राइट था। लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं, वो जो आप ट्रेडिंग अकाउंट के सॉरी प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट में लिखते थे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, वो आपका ट्रेडिंग इनकम नहीं है, वो आपका नॉन ट्रेडिंग इनकम है, आइटम है। तो ऑपरेटिंग आइटम को इंक्लूड होना चाहिए आपका ट्रेडिंग पीएल में, नॉन ट्रेडिंग आइटम इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो नॉन ट्रेडिंग इनकम अगर आपका कुछ भी इनकम व लॉस अगर है रहेगा तो उसको छानना पड़ेगा सर। छानना मतलब ऐड भी लेस दोनों ही हो सकता है सर, फिल्टर करना पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए ऑपरेटिंग मतलब जो आपका कारोबार रिलेटेड है, और जो आपका कारोबार रिलेटेड नहीं है उसको बोलेंगे नॉन ट्रेडिंग। सर चलिए चर्चा में और एक चीज समझा देते आप लोग को। अभी जैसे आप लोग को बोले ना
इन्वेस्टमेंट इनकम इज ए नॉन ट्रेडिंग आइटम, नॉन ट्रेडिंग इनकम। सर जब आप लोग और ऊंचा क्लास में पढ़ोगे, अभी तो 12 पढ़ रहे, 13 पढ़ोगे, 14 पढ़ोगे, 15 जब पढ़ोगे, तब आप लोग का एक ठो सब्जेक्ट मिलेगा जिसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, ठीक ना, ये टैक्स सब्जेक्ट मिलेगा। मेरा जीवन में तो ये सब्जेक्ट सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट, हम अपना कॉमर्स लाइन में इस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और मेरा कॉन्सेप्ट इसमें हम बहुत ही आनंद महसूस करते हैं। तो जब डायरेक्ट टैक्स ये सब्जेक्ट मिलेगा आप लोग को, उसमें इस सब्जेक्ट में आप लोग क्या सीखोगे जानते ना, एक आदमी का टैक्सेबल इनकम निकालना सीखोगे। जैसे किसी का पापा सर्विस करते हैं, किसी का पापा बिजनेस करते हैं, किसी का पापा ब्याज का काम करते हैं, किसी का पापा घर भाड़ा देते हैं, किसी का पापा जमीन जायदाद का काम करते हैं। तो इस तरह से जो लोग इनकम करते हैं, उस इनकम को ये डायरेक्ट टैक्स 5 पार्ट में डिवाइड किया, A, B, C, D, E। थोड़ा से बता रहे हैं सर। तो कोई भी बंदा का, पर्सन का इनकम करने का 5 तो हेड्स है, हेड्स। नंबर ए में होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, किसका पापा सैलरीड पर्सन है उन लोग को बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर बी में जो लोग घर भाड़ा दे के इनकम करता है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नंबर सी में जो लोग बिजनेस व प्रोफेशन करते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस प्रोफेशन। नंबर डी में जो लोग जमीन जायदाद सोना दाना बेच के आप इनकम करते हैं उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और जो लोग ब्याज से इनकम खाते हैं उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो डायरेक्ट टैक्स इस तरह से हेड्स बोला है, आप लोग सीखोगे आगे जाके। तो ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, ये कौन हेड का है जानते, ई हेड का है। लेकिन हम लोग इसको तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिए, और प्रॉफिट एंड लॉस का हेड हम सी बोले थे, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, PGBP, ये सी नंबर का हेड, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो हम लोग जब अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाए थे तो इसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को दिखाए, अब लोग 11 में दिखाए ना। तो यही प्रॉफिट और लॉस अब इनकम टैक्स दफ्तर में अपना रिटर्न फाइल हिसाब से जमा करोगे, जो मेरा इतना प्रॉफिट हुआ। इनकम टैक्स इसको नहीं मानेगा, इनकम टैक्स इस प्रॉफिट को हटा देगा और आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कुछ अलग निकालेगा। इसका मतलब ये अगर इनकम टैक्स को हटा दे रहा तो इसका मतलब इनकम टैक्स क्या बोल रहा है, ये इनकम आपका बिजनेस इनकम नहीं है, ये इनकम कुछ अदर इनकम है, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक ना। तो इससे भी हम लोग को ये कॉन्सेप्ट मिला। हम क्यों बताए, मेरा तो कुछ ना कुछ कारण रहता है सर। जो टैक्स जब हम लोग सीखेंगे तब देखेंगे जब हम लोग टैक्सेबल इनकम निकालेंगे किसी बिजनेस पर्सन का, तो टैक्सेबल इनकम निकालने के समय हम लोग को ना इन जनरली यही सब को फॉलो करना पड़ेगा, इन जनरली 90%। तो आज ही आप लोग को ये बात मोटा मोटी समझ में आ गया। जब आने वाले भविष्य काल में हम लोग को टैक्सेबल इनकम जब करने जाएंगे तो ये 5 चीज़ को कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा सर। अब देखोगे सर, अगर ये आप अगर अभी से दिमाग में क्या बोलते हैं उसको, PDF बना के रखते हैं, तो जब 14 क्लास में जाओगे, 15 क्लास में, तब वहाँ PDF को क्लिक करने से ये बात आ जाएगा, ओ सर बताया था। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को आएगा। तो देखो इसमें 1-2 चीज़ समझ गए। जो टैक्स जब बता रहा है, जो इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट इज नॉट द ट्रेडिंग इनकम, इट इज ए नॉन ट्रेडिंग आइटम, इसलिए इसको हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ओके सर, आ जाते हैं दूसरा चीज में, फ्यूचर टेंडेंसी आइटम। फ्यूचर टेंडेंसी आइटम ये क्या है सर? सर देखो, आप जो प्रॉफिट और लॉस निकाले थे ना, ये सही है, हम तो बार बार इस चीज को चर्चा कर रहे हैं, ये सब नेट प्रॉफिट आपका सही है एज पर योर बिजनेस पॉलिसी। लेकिन सोचो
फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट and why we are calculate the future maintainable profit for calculation of goodwill. तो इसके लिए थोड़ा पिछला क्लास का वीडियो में चलते हैं। उसमें क्या बोले थे, जब आप आपका कारोबार को बेचना चाहते हैं, बेचोगे तो कारोबार का अलग अलग एसेट के साथ आप गुडविल का भी एक वैल्यू कर रहे हैं, उसका भी दाम मांग रहे हैं जिसको बेच रहे हैं, उसका भी दाम आप मांग रहे हैं जिसको आप बेच रहे हैं। कितना मांग रहे हैं? मानो 5 लाख, पिछले क्लास में बताए थे। अब उससे पूछे जब आप क्यों 5 लाख मांग रहे हैं, तो वो आपको बोला कि हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट किए, उस तरह 5 लाख हुआ। अब बोले ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में आप कितना साल का प्रॉफिट को लिए? वो बोला 3 साल का प्रॉफिट को लिए। बोला कृपा आप बोल रहे कृपा आप हमको दिखा सकेंगे, आप जो प्रॉफिट निकाले थे कैसे करके निकाले थे, वो दिखा है आपको, इस तरह प्रॉफिट निकाले थे। तो वो आप देख रहे हैं, मतलब आप खरीदोगे उसका बिजनेस, तो आप देख रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में ना रेंट दिखाया 5,000 रुपये हर साल। तो आप पूछे आप रेंट क्यों दिखाए हैं? बोला देखिए हम जिस घर में कारोबार करते हैं वो तो रेंटेड घर है, उसीलिए रेंट दिखाएं। ठीक है, ओके। उसके बाद आप देखिए जो वो आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में मैनेज डायरेक्टर फीस दिखा है 5,000 रुपया, 10,000 रुपया। अब बोले आपका पास डायरेक्टर है ना? बोला हाँ मेरा पास डायरेक्टर, उसको 10,000 लगता है। ओके, तो ये सब खर्चा तो आपको नहीं भी लग सकता है। क्यों? आप बोल रहे हैं जो मेरे को रेंट नहीं लगेगा, क्यों ना? वो जो घर में वो जो बंदा जो घर में बिजनेस करता है, जिसका आप बिजनेस खरीदने चाह रहे हैं, वो आपका ही घर है, तो आपको तो रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो ये खर्चा तो आपको और फ्यूचर में नहीं लगेगा। अब और भी बता रहे हैं जो आपका जो डायरेक्टर है वह मैनेजर है, मेरा पास और भी बढ़िया डायरेक्टर व मैनेजर है, हमको और एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, तो ये सब खर्चा भी आपको बच सकता है। तो हम लोग वो सब को कॉन्सिडर करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल फॉर फ्यूचर टेंडेंसी आइटम। और जैसे और भी अगर हम लोग सोचे, जब मानिए कोई इनकम भी हो रहा था, खर्चा और एक तो अगर सोचे, जैसे मानिए फ्यूचर में इस तरह, जैसे जो आपका बिजनेस अगला का बिजनेस में वो इंश्योरेंस नहीं कराया था, आप सोच रहे नहीं हम तो अपना बिजनेस को इंश्योरेंस कराएंगे, तो भविष्य में आपका प्रॉफिट घटेगा। तो इस तरह जो फ्यूचर टेंडेंसी आइटम है उसको आपको कंसिडर करना होगा, खर्चा और इंश्योरेंस आपका लग सकता है। लेकिन कुछ खर्चा जो नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, जैसा अभी बोले जो रेंट नहीं लगेगा, डायरेक्टर फीस नहीं लगेगा, उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो फ्यूचर टेंडेंसी आइटम को कंसिडर करना पड़ेगा, जो नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर, भविष्य में इसको जरूरत नहीं पड़ेगा इस सब आइटम का, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो फ्यूचर टेंडेंसी आइटम मतलब जे भविष्य में अगर आपको कुछ और भी करना पड़ेगा और करो, नो प्रॉब्लम, नहीं कर होगा तो ठीक है। तो सर एक बात बताइए, तो ये जो बिजनेसमैन जो जिसका बिजनेस आप खरीद रहे हैं, वो जो प्रॉफिट लॉस दिखाया था, उसमें जो रेंट व डायरेक्टर फीस दिखाया था, वो क्या गलत दिखाया था? नहीं, वो तो सही दिखाया था, उसको तो रेंट लगता था। लेकिन आप जब बिजनेस को खरीदने जा रहे हैं तो उसको बोला देखिए आपका ये प्रॉफिट गलत है, गलत नहीं, हम अपना तरीका से प्रॉफिट को निकालेंगे, जिसको बोलेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। गलत नहीं सर, हम ऐसे बोल दिए थे, गलत नहीं है, हम अपना तरीका से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को निकालेंगे। ठीक है, ओके। लास्ट रेवेन्यू नेचर। सर ये तो बोलना नहीं चाहिए, तब भी बोलते जो प्रॉफिट कैलकुलेशन में नॉट फॉर फ्यूचर टेंडेंसी, एनी प्रॉफिट कैलकुलेशन में रेवेन्यू आइटम को ही लेना चाहिए, कैपिटल आइटम को नहीं लेना चाहिए। एक एसेट खरीदे, ये तो प्रॉफिट लॉस में थोड़ा ना आता, ये तो आता आपको कहाँ आता, ये आपका आता है बैलेंस शीट का एसेट में। सर हम इतना बोका हूँ जे कोई एसेट खरीदे व कैपिटल एक्सपेंडिचर की उसको प्रॉफिट लॉस में लिख देंगे? नहीं सर आप बोका तो नहीं है, हम तो कभी नहीं बोले आप बोका हो।
लेकिन ऐसे भी तो आपका पॉलिसी हो सकता है, जैसे मानिए आपके पास एक तो बिल्डिंग था, 1 स्टोरेज बिल्डिंग, 1 तल्ला बिल्डिंग। आप सोचे जिसको 2 तल्ला बनाएंगे, तो 2 तल्ला बनाने में आपका 10,000 रुपये 50,000 रुपये खर्चा हुआ। तो आपका हिसाब से आप तो इसको रिपेयरिंग सोच सकते हैं, यानी आपका हिसाब है मेरा तो 1 तल्ला बिल्डिंग था ही यार, एक ठो रूम निकालनी है, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे एज पर योर लॉजिक। तो अब इसको रेवेन्यू मान लिए, लेकिन गुडविल कैलकुलेशन के लिए इसको रेवेन्यू नहीं कैपिटल नेचर माना जाएगा। क्यों? एक्चुअली गैप को अगर देखेंगे तो हम लोग तो क्लास 11 में इसको पढ़े थे, जो अगर आप मेजर कुछ करते हैं तो उसको आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानना होगा, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानना चाहिए। तो हम लोग समझ गए कि गुडविल कैलकुलेशन में रेवेन्यू नेचर का सारा चीज़ होना चाहिए, कैपिटल नेचर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम अपना गुडविल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को हर साल का अलग अलग करके कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जितना ईयर देगा उस ईयर से डिवाइड करने से एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा, और एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट जितना आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर से गुना कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर से गुना कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। ठीक है ना सर? तो हम लोग पहला सीख लिए जे किस तरह से गुडविल कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेशन के लिए आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना होगा, और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जितना होगा उससे नंबर ऑफ ईयर गुना कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। ठीक, नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 में होता है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड, सर ये क्या है? सर इसमें तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, क्यों आप लोग तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट सीख लिए हैं। सो कभी कभी बिजनेसमैन लोग अपना बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसका एक तो स्ट्रेंथ देखता है। जैसे मानिए 2015 में 2015 में आपका प्रॉफिट हुआ था मानो 50,000। 2016 में आप गौर कर रहे हैं कि आपका प्रॉफिट हुआ 70,000। 2017 में आप देख रहे हैं आपका प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख। तो आप देखो आपका प्रॉफिट इंक्रीज 10 में है, यानी हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इसलिए इस प्रॉफिट को और मजबूत बनाने के लिए वो लोग वेट करता है, स्ट्रेंथ। इस ईयर का प्रॉफिट को 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया। लेकिन ये सब सारा प्रॉफिट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है सर, और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या है वो तो आप लोग देखें। तो इसके बाद ये सब वेट को डिटरमिनेट करके हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। किस तरह निकालेंगे ना, जितना जितना प्रॉफिट दिया है उसके साथ वेट का मल्टीपल करेंगे। ये मानो 2015 का प्रॉफिट है, ये है 2016 का प्रॉफिट, इसके साथ 2 गुना करेंगे। मानो ये है 2017 का प्रॉफिट, इसके साथ 3 गुना करेंगे। सर ये सारा प्रॉफिट लेकिन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 1 + 2 + 3, मतलब ये सब वेट को ऐड कर दिए। फिर जो आया इसके साथ नंबर ऑफ ईयर जितना बोलेगा गुडविल के लिए, नंबर ऑफ ईयर्स उसका मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा गुडविल। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कुछ नहीं है, वेट आपको दिया जाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के साथ वेट का मल्टीपल करोगे। अगर 4 रहता तो इंटू 4 होता, प्लस यहाँ 4 होता। दैट्स ऑल वेटेड एवरेज मेथड। ओके, चलाते हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड नंबर 3 में, सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए देखते सुपर प्रॉफिट क्या है सर। चलिए देखते सुपर प्रॉफिट क्या है सर। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर नंबर 3 में सुपर प्रॉफिट मेथड। सर क्या है इसको बताइए। यस सर, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब, पहले सोचते सुपर प्रॉफिट मतलब क्या है। सुपर प्रॉफिट मीन्स सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है ना, एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न।
इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट। क्या बोले सर? पहले हम बताना चाहते हैं जिस सुपर प्रॉफिट को अगर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट से सोचे, देखो आप जब कारोबार करने आए हैं तो आप तो पूंजी लगा है, मानो 10 लाख रुपया पूंजी लगाए हैं। आप तो सोच के आए हैं जब 10 लाख अगर हम पूंजी लगाते हैं तो मिनिमम 10% हमको आना चाहिए, भाई इतना आना चाहिए। तो 10 लाख का 10% आप सोच के रखे थे जो 1 लाख मेरे पास आएगा, लेकिन देखा गया जो आपका प्रॉफिट हुआ 1,20,000, तो 20,000 आपको ज़्यादा हुआ, तो इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। यानी अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से कुछ ज़्यादा प्रॉफिट राइज होता है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। एकदम घरेलू लैंग्वेज, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से अगर ज़्यादा प्रॉफिट राइज होता तो उसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट अथवा एवरेज प्रॉफिट जो हुआ है, लेकिन हम जितना सोचे थे वो कितना है, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिटर्न। तो सर एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मीन्स फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, दिमाग में रखिएगा। एवरेज प्रॉफिट बा एक्चुअल प्रॉफिट मीन्स फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब आपको समझाना होगा नॉर्मल रिटर्न क्या है सर। व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल रिटर्न? नॉर्मल रिटर्न तो थोड़ा हम बता भी दिए, तो भी आपको लोगों को थोड़ा बता रहे नॉर्मल रिटर्न क्या है सर। नॉर्मल रिटर्न देखो, अभी आपको बोले ना, आप जब कारोबार कर रहे हैं तो आप तो सोच रहे हैं जो मेरा 10% रिटर्न आना चाहिए, 12% रिटर्न चाहिए, यानी आपका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसको ही बोलते हैं नॉर्मल रिटर्न। दैट इज डिनोट ऑन परसेंटेज। तो आप 10% अगर सोचते हैं तो 10% आपका नॉर्मल रिटर्न। ये नॉर्मल रिटर्न किसके ऊपर होगा? ये होगा आपका, ये होगा नॉर्मल रिटर्न कैलकुलेटेड ऑन नॉर्मल रिटर्न कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी आपका कारोबार में जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके ऊपर नॉर्मल रिटर्न का कैलकुलेट होगा, तो हो जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट व नॉर्मल रिटर्न। सो हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। सर सुनिए, कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का दो ठो मेथड है। वन ए एसेट्स बैकिंग मेथड। इस मेथड में आप किस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करोगे ना, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी इजिकल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी आपका कारोबार में जितना फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट आप तो जानते हैं क्या क्या होता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सबको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। करेंट एसेट स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश, प्रीपेड, ये सबको करेंट एसेट बोलते हैं। और करेंट लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब करेंट लायबिलिटी ऐड लेस करके आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर जितना आप एक्सपेक्टेड रिटर्न सोच रहे हैं 10% व 12% उसको कर देंगे तो आपको मिल जाएगा नॉर्मल रिटर्न कितना, ठीक ना। बी क्या? बी होता है आपका लायबिलिटी अप्रोच। सर ये क्या है? इसमें भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, आंसर दोनों का एक ही आएगा। इसमें कैसे निकालोगे ना, यहाँ लिखोगे आप कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लोन माइनस नॉन ट्रेडिंग एसेट्स। नॉन ट्रेडिंग एसेट मतलब क्या है सर, बता पाओगे? हाँ सर, क्यों नहीं बता पाएंगे, आप तो बताए नॉन ट्रेडिंग एसेट द एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस लिख दिए, सुविधा होगा। कैपिटल उसके साथ रिजर्व सरप्लस जोड़ेंगे। लॉन्ग टर्म लोन सर क्या, जैसे जो लोन आप बहुत दिनों के लिए लिए हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन। तीनों को जोड़ेंगे। नॉन ट्रेडिंग एसेट अगर कुछ है तो उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है सर। तो ये दोनों मेथड्स आप पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर जितना आप एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको आप
कैलकुलेट कर लोगे। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड मानो 5 लाख आया, एक्सपेक्टेड रिटर्न 10%, तो 5 लाख का 10% 50,000 आपको रिटर्न आना चाहिए, लेकिन आया मानो एक्चुअल 60,000, तो 10,000 हो गया सुपर प्रॉफिट। तो 10,000 हो गया सुपर प्रॉफिट। आपका मानो कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख आया, 10% आप सोचते हैं रिटर्न आना चाहिए, तो नॉर्मली आपका प्रॉफिट होना चाहिए, नॉर्मल रिटर्न होना चाहिए 50,000, लेकिन मानो एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट व फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हुआ 60,000, तो 10,000 हुआ आपका सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद फिर आपको बोलेगा इतना ईयर से इंटू मल्टीपल कर दो, सुपर प्रॉफिट को आ जाएगा गुडविल। यानी फर्स्ट स्टेप आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए। फिर गुडविल को कैसे किए ना, गुडविल को कैसे किए ना, जितना आपका सुपर प्रॉफिट आ, गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा, जितना आपका सुपर प्रॉफिट आ, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं हम लोग समझ गए। नंबर 4, कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट, सर ये क्या है? सर ये तो कुछ नहीं है सर। इसमें क्या करोगे जानते हैं सर, जो गुडविल है ना सर, जो गुडविल कैसे करके निकालोगे, जितना आपका सुपर प्रॉफिट निकला है वह निकालोगे, वो तो कैसे निकालोगे अब तो सीख लिए। उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दोगे। मतलब ये तो परसेंटेज है, 10%, 15%, तो जो आएगा वही हो जाएगा आपका गुडविल। तो ये तो बोलना ही नहीं है क्या है ना, जितना आपका सुपर प्रॉफिट है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दो, तो कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट से गुडविल हो जाएगा। ठीक ना। चलाते नंबर 5, कैपिटलाइज्ड मेथड। कैपिटलाइज्ड मेथड, सर इससे कैसे गुडविल आप निकालोगे? हाँ सर, इससे आप गुडविल जब निकालोगे तो आप क्या करोगे ना, आप पहले वैल्यू ऑफ फार्म निकालोगे। वैल्यू ऑफ फार्म, सर ये कैसे निकालोगे? सर आपको आपका तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पता है, कैसे करेंगे? तो उसको हम लोग एवरेज प्रॉफिट ही बोले, लेकिन याद रखोगे एवरेज प्रॉफिट मतलब ही फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट सबसे पहले लिख दिए थे। तो ये एवरेज प्रॉफिट को अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देते, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देते, तो आपका वैल्यू ऑफ फार्म आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट को अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देते तो आपका वैल्यू ऑफ फार्म आ जाएगा। सर वैल्यू ऑफ फार्म मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ फर्म। ओके ना। आप क्या करोगे ना, गुडविल कितना होगा सर? हाँ सर बताते, गुडविल होगा जितना आपका वैल्यू ऑफ फर्म हुआ, वैल्यू ऑफ फर्म हुआ उससे आप माइनस कर दोगे कैपिटल एम्प्लॉयड को, कैपिटल एम्प्लॉयड को, जो बचा होगा वही होगा आपका गुडविल। और कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह कैलकुलेट करते हो तो हम लोग जानते हैं, सीख लिए हैं। ठीक ना। तो वैल्यू ऑफ फर्म से आप कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका गुडविल। तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट पता चल गया। अच्छा कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट भी सीख लिए। अब लास्ट कर लेते एन्युटी मेथड। लास्ट हम लोग सीख लेते एन्युटी मेथड। नंबर 6 एन्युटी मेथड। सर एन्युटी मेथड से किस तरह से गुडविल निकालिएगा? एन्युटी मेथड से किस तरह से गुडविल निकालिएगा? कुछ नहीं सर, आपके पास आपको एवरेज प्रॉफिट तो निकालना आता ही है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के साथ आपको एन्युटी दे देगा, एन्युटी क्वेश्चन में दे देगा। सर एन्युटी क्या है? एन्युटी है सर, जब आप लोग और ऊंचा क्लास में पढ़ोगे तब आप लोग को फिनेंशियल मैनेजमेंट एफएम बोल के तो सब्जेक्ट मिलेगा। इस सब्जेक्ट में आप लोग देखोगे जो हम लोग को जैसे आज का 1 रुपया, कल तो वो वैल्यू घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो उससे उसका वैल्यू कितना हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, उसको बोलते हैं एन्युटी। तो ये एन्युटी आपको दे देगा क्वेश्चन में, ये इसका वैल्यू इतना है, वो एन्युटी को इसके एवरेज प्रॉफिट के साथ मल्टीपल कर दोगे तो आ जाएगा गुडविल। ठीक है ना सर। तो गुडविल कैलकुलेशन का लेक्चर इतना ही था।
थोड़ा सी चीज़ बता देते, ये जो हम कैपिटल एम्प्लॉयड बताएं इसको भी बताना चाहिए, क्यों आगे जाके आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बताया किस तरह से कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी आप लोग को जानते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड सर इसका क्या फॉर्मूला है? सर ये जो आप कैपिटल एम्प्लॉयड फार्मूला सीखे अभी, ये फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो आप लोग निकालना सीख लिए हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस हाफ इंटू करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट। सर ये फॉर्मूला आप लोग को इस 12 में जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाला भविष्य काल में ये फॉर्मूला भी जरूरत पड़ेगा। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस हाफ इंटू करंट ईयर प्रॉफिट। और सर क्लोजिंग कैपिटल किसे कहते हैं ना, जो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग सीखे एसेट बैकिंग मेथड से व लायबिलिटी अप्रोच से, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ये खत्म कर दिए। आप लोगों को आज क्वेरी व डाउट होता तो आप लोग उसको भेजिएगा। ओके, थैंक यू।